राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग IBSCIO ग्रेड 2 18 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर इस सीरीज में मैंने काफ़ी पहले करा दिए थे, लेकिन ये जो 18 सितंबर की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 है ये अपनी बाकी थी। तो आज अपन शिफ्ट 2 करेंगे और कल या परसों में मैं शिफ्ट 3 भी डाल दूंगा। फिर इसके बाद जो IBSA 2025 का पेपर हुआ था, इसमें इस बार मैं शिफ्ट वाइज पेपर नहीं डालूंगा। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा कोई भी एग्जाम के अगर क्वेश्चन कराएं तो शिफ्ट वाइज कराएं, लेकिन अब से मैं शिफ्ट वाइज नहीं डाल के पूरा एक साथ में कंपाइलेशन बना दूंगा, जहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। पहले एक चैप्टर, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, फिर ऐसे तीसरा चैप्टर, इस तरीके से। और टाइम लाइन पे आपको कौन सा चैप्टर कितने टाइम पे वो डाल दूंगा, सो देट कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर देखना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए इससे होगा क्या कि काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार नहीं आएंगे। जो एक क्वेश्चन अगर 5 बार रिपीट हुआ है तो मैं उसको एक ही बार लूंगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट वाइज कराता हूं तो मेरे को हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन कराना पड़ जाता है। उस वजह से फालतू मेरा भी टाइम खराब होता है और आप लोगों का भी टाइम खराब होता है। इस वजह से अब से जितने भी एग्जाम आगे के आएंगे वो सारे आपके चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आएंगे, ना कि शिफ्ट वाइज में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। Three partners invested in a business in the ratio they invested their capitals for 4 month, 1 month and 3 month respectively. What was the ratio of their profit? तो देखिए बोला जा रहा है कि 3 पार्टनर है जो कि इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं और उनका टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए सीधा सा होता है, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाता है अपने पास, जो उनके इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जैसे एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट है और उसका टाइम 4 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 4। दूसरे का 4 यूनिट है और टाइम है 1 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तीसरे का 9 यूनिट है और टाइम है 3 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इनका आप ले लीजिए रेशियो, और यही रेशियो हो जाता है उनके प्रॉफिट का रेशियो। तो क्या आ जाएगा, 4:4:27। ऑप्शन नंबर ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 27 आवर। देखिए बोला जा रहा है कि एक पाइप जो है किसी टैंक को 24 घंटे में भर देता है, एक पाइप पूरे भरे हुए टैंक को 27 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो 2/3 टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे सो देट कि टैंक की टोटल कैपेसिटी को अपन कुछ मान सके। अब 24 होता है अपने पास 8x3 और 27 होता है 9x3। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दोनों में 3 तो कॉमन है ही सही, और 8 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर है। दैट मीन्स कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम सीधा 8x9 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना टोटल एलसीएम। अब यहां पर ये मैंने टैंक की टोटल कैपेसिटी मानी और ए इसको 24 घंटे में भरता है, तो हर घंटे कितना पानी भरेगा। तो मैं बोल सकता हूं टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर आ जाएगा ये 9 लीटर। और सेम तरीके से अगर बी 27 घंटे में खाली करता है तो हर घंटे कितना खाली करेगा, तो ये आ जाएगा 8 लीटर। अब देखिए बी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी को अपन माइनस साइन के साथ लेंगे। तो अब यहां पर अपन को केवल और केवल टैंक को 2/3 ही भरना है। तो सबसे पहले तो टोटल कैपेसिटी का अपन 2/3 ले लेंगे, 2/3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 9, ये तो हो गया 2/3। अब देखिए हर घंटे ए जो है वो 9 लीटर पानी डालेगा और बी 8 लीटर निकालेगा। तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 9 - 8, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी जाएगा। तो यहां पर आप डिवाइड बाय एफिशिएंसी कर दीजिए। तो देखिए 3 से 3 गया, 8 दूनी 16, 16 का 9 बार में 144। ऑप्शन नंबर सी। ए रिटेलर सोल्ड एन आइटम एट 36,750 आफ्टर गिविंग ए 26.5% डिस्काउंट। व्हाट इज 16% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रिटेलर है जो कि 36,750 में एक आइटम को सोल्ड करता है, मतलब एक तरीके से ये अपन को सेलिंग प्राइस दे रखी है, और बोला जा रहा है कि वो 26.5% का डिस्काउंट देता है। मतलब मार्क प्राइस पर 26.5% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू निकल के आई है। तो यहां पर अपन से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस का 16% पूछ रहा है। देखिए यहां पे टोटल वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसका 16% आपको करना है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, जैसे मार्क प्राइस को अपन 100% मानते हैं, तो 100% पर अगर मैं 26.5% का डिस्काउंट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आप बोल सकते हो ये आ गया अपने पास 73.5। दैट मीन्स की ओवरऑल वैल्यू जो आएगी, जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 73.5%। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेलिंग प्राइस अपन को दे रखी है ये 73.5% की वैल्यू है, और अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि मार्क प्राइस को अपन ने क्या माना, 100% माना।
तो अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क प्राइस को 100% माना और सेलिंग प्राइस को 73.5% माना, तो अगर मैं इनका डिफरेंस यहीं पर ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो डिस्काउंट है वो ही इनका डिफरेंस बन जाता है, दैट इज कितना 26.5%। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि 26.5% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, 26.5% किसका, क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि 36,750 का, तो सरासर गलत है। बिकॉज 36,750 क्या है, 73.5% की वैल्यू। ये जो 36,750 है ये 73.5% की वैल्यू है, और यहां पर आपको 26.5% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आप डायरेक्ट अगर 36,750 का 26.5% कर दे रहे हैं तो वो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस दे रखी है। अगर ये मार्क प्राइस दे रखी होती तो फिर मैं डायरेक्ट 26.5% इसका निकाल सकता था। तो यहां पर आप चलिए 26.5% अपन को निकालना है, तो क्या ये 26 का मल्टीपल है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे 26 दूनी 52 और 26 का 3 बार में अगर आप देखेंगे तो वो तो काफी ज्यादा चला जाएगा, मतलब मल्टीपल हो सकता हो लेकिन कोई फायदेमंद नहीं है। डायरेक्ट अपन इसको कर लेते हैं। तो देखिए, ये डिसमल हटा के मैंने यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, और 735 का ये जैसे 700 का 5 बार में हो जाता है 3,500, और 35 का 5 बार में हो जाता है 175। तो मैं बोल सकता हूँ ये 735 का डायरेक्ट 5 बार में आपको दे रखा है। तो ये आ गया 500, 1% की वैल्यू हो गई 500, तो 26.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26.5 इंटू 500। अब यहां पर ये जो अमाउंट आया इसका 16% आपको निकालना है, तो डायरेक्ट अपन इसका 16% निकाल लेते हैं। तो यहां पर 16% अगर आप निकालोगे तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 पंजे बन गया 80, तो ये बन गया 265 इंटू 8, 8 पंजे 40 की जीरो, 4 कैरी चला गया, 8 छके 48 और 4 52 की 2, 5 कैरी चला गया, 8 दूनी 16 और 5 21, 2120। तो अब देखिए यहां पर भी अगर आप निकालते तो यहां पर भी डायरेक्ट आप मार्क प्राइस निकाल सकते थे, और जो भी मार्क प्राइस आता उसमें से आप सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास यही वैल्यू आती 26.5 इंटू 500, फिर उसका 16% निकालते हैं। तो बात एक सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 151 नेचुरल नंबर, शुरुआती 151 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं नंबर लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं पहला नंबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर तीसरा 3 का स्क्वायर, ऐसे करके कहां तक 151 के स्क्वायर तक। तो अब देखिए यहां पर आप इसका डायरेक्ट एवरेज नहीं निकाल सकते बिकॉज इनका डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम होता तब तो फिर ये कंसिक्यूटिव नंबर्स बन जाते, तो फिर मैं सीधा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर देता, लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कर सकता। तो अब मेरे को क्या करना है, एवरेज इक्वल टू अपन जानते हैं सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर इनका सम निकालना पड़ेगा, और ये क्या है, ये शुरुआती n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। और यहां पर ये तो हो गया सम, और एवरेज निकालने के लिए जब आप डिवाइड बाय n करेंगे तो ये एक n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर ये अपना एवरेज बन गया। तो यहां पर देखिए n की वैल्यू जब आप डालेंगे तो 151 प्लस 1 152, 151 का 2 बार में हो जाएगा 302, तो ये हो गया 303/6। सबसे पहले तो 3 से ही है 101 बार में, 3 से ये 2 बार में, और 2 से ये कितने बार में हो गया, 7 बार में 14, 6 बार में 12। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, ये इसको मैं 100 प्लस 1 भी बोल सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं 7676। जैसे कोई भी ए बी नंबर को अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है ए बी। ये आपको डायरेक्ट भी ध्यान हो सकता है होगा, नहीं तो आप रखिए, इस तरीके की चीजें काफी बार आपकी कैलकुलेशन में मदद करती है। A family spends 30%, 20%, 17.5%, and 12.5% of its monthly income for house rent, food and medicine, education of children, and entertainment respectively. तो देखिए यहाँ पे अपन जो मंथली इनकम है उसको 100% मान लेते हैं। तो हाउस रेंट पर जो खर्चा होता है वो होता है अपना 30%, फिर फूड और मेडिसिन पर जो खर्चा होता है वो होता है 20%, फिर इसके अलावा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इस पर खर्चा हो रहा है 17.5%, और एंटरटेनमेंट इस पर हो रहा है 12.5%। फिर बोला जा रहा है द रिमेनिंग इज डिवाइडेड फॉर सेविंग एंड डोनेशन इन द रेशियो 3:2। द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज 39,900। तो अब देखिए इसके अलावा जो बच गया उसको सेविंग और डोनेशन में 3:2 में डिवाइड किया जाता है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं ये टोटल कितना हो गया। तो 30 + 20 ये हो गया 50 और ये 30 है, तो 50 30 80। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि अब 20% बच गया, क्योंकि जो मंथली इनकम है उसको मैंने 100% माना है। तो 100 - 80 दैट इज 20%। और ये जो 20% है ये 3:2 में डिवाइड हुआ है। तो 3 + 2 5, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 20। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से 4 बार में, तो 4 × 12 और 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8। इसका मतलब सेविंग जो है वो है अपने पास 12% और डोनेशन जो है वो है 8%। फिर यहां पर बोला गया है कि हाउस रेंट और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर मिला के जो एक्सपेंडिचर है वो है 39,900। तो यहां पर हाउस रेंट पर था 30% और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर था 17.5%। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए ये आ गया आपके पास 47.5%। दैट मीन्स कि 47.5% की वैल्यू आपको दे दी 39,900 रुपए। आफ्टर 1 year, if house rent and expenditure on entertainment are reduced by 5% and 2.5% respectively, and expenditure on education of children is increased by 2.5%, and the remaining expenditures except saving are same as the previous year. तो देखिए क्या जा रहा है कि 1 साल के बाद हाउस रेंट और एंटरटेनमेंट पर जो एक्सपेंडिचर है वो 5% और 2.5% घट जाता है। तो सबसे पहले तो हाउस रेंट पर जो है वो 5% घटा, फिर एंटरटेनमेंट पर 2.5% घटा, तो ये अपना एंटरटेनमेंट। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर जो एक्सपेंडिचर है वो 2.5% बढ़ जाता है, तो ये वाला जो है ये 2.5% बढ़ गया। और आगे बोला जा रहा है कि बाकी जो एक्सपेंडिचर है सेविंग को छोड़ के वो सारे सेम है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 एक्सपेंडिचर आपके हो चुके हैं, हाउस रेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। अब इन तीनों को छोड़ के कौन कौन से एक्सपेंडिचर बनते हैं? एक तो बनता है ये फूड और मेडिसिन, एक आपकी सेविंग और एक आपका डोनेशन। तो यहां पर सेविंग को छोड़ के बाकी जो है वो सेम है। दैट मीन्स कि ये सेम है, डिस्काउंट भी सेम है, और एक चीज आपकी होती है मंथली इनकम। तो मंथली इनकम का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि मंथली इनकम भी अपना सेम है। दैट मीन्स कि मंथली इनकम जो पहले मैं 100% मान के चल रहा था, तो 1 साल के बाद भी वो 100% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड पर मंथ इन द प्रेजेंट ईयर। तो कितना अमाउंट सेव होता है इस साल पर मंथ। तो यहां पे एक तरीके से अपन को सेविंग का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो नंबर है काफी छोटे छोटे, जैसे 5% की अगर मैं बात करूं तो वो अपने पास हो जाता है 1/20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपए पे 1 रुपए का डिक्रीज, तो ये कितना हो गया 19/20। तो 30 का 19/20%। यहाँ पे सारी चीजें को मैं परसेंट में ही लेके चल रहा हूँ, सो देट कि अपना आंसर अपन डायरेक्ट निकाल सके, बिकॉज यहाँ पर अपन को परसेंट में वैल्यू दे रखी है 47.5% इक्वल टू 39,900। सेम तरीके से यहाँ पर ये तो सेम है ही 20%। फिर ये 2.5% बढ़ा, 2.5% का मतलब क्या हो गया 1/40, मतलब 40 पे 1 का इंक्रीज, दैट इज 41/40। और ये अपना 2.5% घटा, मतलब 40 पे 1 का डिक्रीज 39/40। तो ये आ गया 12.5 इंटू 39/40। और ये अपना सेम रहा 8%। तो अब अपन यहाँ पे इन सब का ऐड करते हैं, फिर 100 में से इन सब का सम माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी, बिकॉज मंथली इनकम जो है वो भी अभी भी 100% है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये जो नंबर्स हैं काफी कैलकुलेटिव सवाल आपको दिख रहा होगा, और कैलकुलेटिव है भी सही। तो 19 दिए 57, 57/2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5। ये तो आ गया 28.5, ये 20। अब यहां पर इसको और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मैं 41/40 और 39/40 की बात करूं तो काफी छोटे नंबर होंगे। जैसे अगर 40/40 तो 1 आ गया, तो 1/40 कितना ही हुआ, 1/40 का मतलब क्या हो गया आपके पास 1/4 हो जाता है 2.5, मतलब 0.25। तो 1/40 कितना आ गया 0.25। तो ये आपके पास बन गया एक तरीके से 1.025। और 1.025 में 17.5 इंटू 0.025 अगर मैं करूंगा तो वो काफी छोटा नंबर मेरे पास आएगा। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए। तो इसको अपन क्या करते हैं, अभी मैं 17.5 ही मान लेता हूं, थोड़ा सा इंक्रीज में आखिरी में कर दूंगा, हल्का फुल्का सा इंक्रीज होगा, मान के चलिए 0.5 या 0.6 ऐसे कुछ इंक्रीज होगा तो उसको मैं बढ़ा दूंगा। सेम तरीके से यहां पर भी अभी मैं इसको 12.5 ही लेके चल रहा हूं, हल्का फुल्का यहां पर डिक्रीज होगा
तो वो बैलेंस कर देंगे अपन दोनों तरफ, और ये अपना 8%। तो इनका सम कितना हो गया, तो ये तो वही 30%, 30 और 20 50, 50 और ये हो गया आपके पास 78.5, 78.5 प्लस 8 दैट इज 86.5। तो देखिए यहाँ पे इन सब का सम जो है वो 86.5% बनता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं 0.5 ऐड कर देता हूँ, तो 87% में मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये सारा जो खर्चा है ये 87% हो गया। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, तो सेविंग हो जाएगी 100 माइनस 87 दैट इज 13%। तो देखिए यहाँ पर 13% अपन ने माना है, बिकॉज ऑप्शन जो है वो अपने अच्छे खासे दूर है, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हल्का फुल्का सा फर्क पड़ा भी तो अपन देख लेंगे कि जो भी ऑप्शन उस हिसाब से लग रहा होगा अपन को। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये डिसमिल हटा के मैंने एक जीरो डाल दिया था। 475 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 475 का सबसे पहले तो 500 का 8 बार में होता है 4000, तो ये 500 से 25 कम है, तो दैट मीन्स कि 25 का 8 बार में 200, मतलब 4000 से 200 कम मतलब 3800, तो ये 8 बार में चला जाएगा। और 3990 में से अगर आप 3800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 आ जाएगा, 190 का मतलब बन गया 1900। और 475 का देखिए कितनी बार में होता है 1900 आपका, तो 475 का 4 बार में हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जैसे 500 का 4 बार में हो गया आपके पास 2000, और तो 25 चौकू 100 दैट मीन्स कि पूरा पूरा 1900 जा रहा है। तो ये 475 का 4 बार में आ गया और एक जीरो, तो 1% की वैल्यू हो गई 840, तो 13% हो जाएगा। 13 इंटू 840, 13 चौकू 52 की 2, 5 के लिए चला गया। 13 का 8 बार में 104, 104 और 5 109, तो ये आ रहा है अपने पास 10,920। और उसके हिसाब से जो मेरे को क्लोजेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन काफी ज्यादा दूर है, इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन नजदीक में होते इसके, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑप्शन अगर मान लीजिए 11,000 या 11,100 इस टाइप से कुछ होता, तो फिर अपन इतना अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते थे, फिर अपन को थोड़ा और इसको सही करना पड़ता, लेकिन अभी अपना काम चल जाएगा। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर पहली बार आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको पहली बार में स्किप कीजिए। पूरा पेपर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार करने में देखिए अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी फंस गई, थोड़ा बहुत भी मामला गड़बड़ा गया, तो इतना टाइम खराब करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आएगा तो आपको बहुत गंदा लगेगा। इस वजह से इस तरीके की क्वेश्चन को आखिरी में रखिए। A man has invested 54,500 at a rate of 10% per annum simple interest for 4 years. Find the amount that he will receive after 4 years. तो देखिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है IBSCIO की लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकालना काफी आसान है। यहाँ पर अगर अपन को टोटल इंटरेस्ट चाहिए कि भैया टोटल इंटरेस्ट कितना बना होगा 4 साल में, तो अपन जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मल्टीप्लाई बाय टाइम इन ईयर। क्योंकि यहां पर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनम मतलब 1 साल की दे रखी है, तो फिर टाइम भी आपको साल में लेना है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 10% मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज कितना 40%। तो टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 40% बनेगा। और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो जैसे 100% मान लेते हैं अपन, और इंटरेस्ट कितना हो गया 40%, तो 100 प्लस 40 मतलब 140%। तो 140% किसका, प्रिंसिपल का। तो 54,500 का 140%। तो यहां पे आप देखिए 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो ही गया अपने पास। 14 पंजे 90 की 0, 9 कैरी चला गया। 14 का 4 बार में कितना हो जाता है अपने पास, सॉरी 14 पंजे 90 नहीं, 14 पंजे 70, माय मिस्टेक। 14 पंजे 70 की 0, 7 कैरी चला गया। और 14 का 4 बार में 56, 56 प्लस 7 दैट इज 63, 6 कैरी चला गया। 70 और 6 76, ऑप्शन नंबर डी। A man can row 30 km upstream and 55 km downstream in the same amount of time as he can row 38.5 km downstream and 37.5 km upstream. Find the ratio of rowing speed to the speed of the current. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी है जो कि अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर जाने में उसको टोटल जो समय लगता है वो बराबर है डाउन स्ट्रीम में 38.5 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 37.5 किलोमीटर के। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड अपन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं S1 प्लस S2, जहां पर S1 है बोट की स्पीड रुके हुए पानी में और S2 है पानी की स्पीड।
और अपस्ट्रीम में जो अपन स्पीड लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं S1 माइनस S2। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्टीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो 55 है और स्पीड कितनी है S1 प्लस S2, और अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो 30 है और स्पीड कितनी है S1 माइनस S2। तो यहाँ पर आपका एक तरीके से T1 आ गया ये, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम में 38.5 किलोमीटर स्पीड है S1 प्लस S2, और अपस्ट्रीम में है 37.5 और स्पीड है S1 माइनस S2। तो ये आ गया आपके पास T2, और ये दोनों बराबर है। बोला जा रहा है कि सेम टाइम लगता है, भले ही इतना मैं चलूं 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, या फिर 38.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 37.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो दोनों चीजें बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आप सीधा सीधा ये 55 माइनस 38.5 कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो गया मेरे पास 11.5, सॉरी 11.5 नहीं, 11.5 प्लस 5 मतलब 16.5। तो 16.5 बटा S1 प्लस S2 इक्वल टू, ये उधर चला गया 30, तो ये हो गया 7.5 बटा S1 माइनस S2। ये पॉइंट तो अपन हटा ही देते हैं। तो यहां पर देखिए कितने से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 15 पंजे 75। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2, ये रेशो आपके पास कितना आ गया, तो ये अपने पास आ गया 11/5। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं लगाऊंगा तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, S1 बाई S2 इक्वल टू 11 प्लस 5 बटा 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो कितना आ गया 2 से 8/3। तो S1 और S2 का जो रेशो है वो आ गया 8/3, और यही आपसे पूछ रहा है कि रोइंग स्पीड मतलब एक तरीके से रुके हुए पानी में जो स्पीड है उसका करंट के साथ क्या रेशियो होगा। तो S1 है रुके हुए पानी की स्पीड, मतलब बोट की स्पीड रुके हुए पानी में, और S2 है करंट की स्पीड, तो इनका रेशियो 8:3। ऑप्शन नंबर ए। What will be the total amount payable on a sum of rupees 3500 after 2 years at the rate of 20% per annum if the interest is compounded annually? तो देखिए यहाँ पे आपसे टोटल अमाउंट पूछ रहा है 3500 रुपए पर 2 साल के बाद 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। तो यहाँ पर 2 साल की जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका अपन जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो 2 साल का फॉर्मूला होता है, इसके लिए आप 2 तरीके लगा सकते हैं, वैसे 2 से ज्यादा तरीके, आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो अपन यहाँ पे रेशियो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 2 साल पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर रेशियो बनता है वो बनता है 2:1। अगर यही 3 साल की बात की जाए तो ये 1 को लिख दीजिए, ये 2 + 1 3, और 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3। तो ये हो गया आपके पास 3 साल का। 4 साल का पूछता तो ये 1 को लिखिए, 1 + 3 4, 3 + 3 6, और 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो ये आ गया 4 साल का। सेम तरीके से 5 साल का पूछे तो ये 1 को लिखिए, 4 + 1 5, 6 + 4 10, फिर 4 + 6 10, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। तो ये आपका 5 साल का। इस तरीके से आप आगे के साल के भी निकाल सकते हैं। अब इस पे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो पहले अपन इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए 2 साल की बात की जा रही है यहाँ पे, और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब 2 साल में 2 बार ही कंपाउंड होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2:1 लगेगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी उसकी वैल्यू निकाल लीजिए प्रिंसिपल पर, मतलब 3500 पर 20% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास। तो मैं बोल सकता हूँ 35 दूनी 70, मतलब 700 रुपए। तो यहां पर आप लिख दीजिए 700। फिर 700 पे अब 700 का 20% निकालिए, तो 700 का 20% कितना हो जाएगा, 20% मतलब 1/5। तो 700 इंटू 1/5 में करूंगा तो 140 आ जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए 140, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 1400 और ये हो गया 140, और इन दोनों को कर दीजिए ऐड। तो ऐड करने पे कितना आ गया, ये आ गया 1540। तो ये बन गया आपका इंटरेस्ट। अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा था आपसे, अमाउंट पेएबल। तो अमाउंट जब आप पे करते हो तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों पे करते हो, दैट मीन्स कि ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना 3500, तो इसमें आप 3500 जोड़ दीजिए, तो ये आ गया आपका अमाउंट पेएबल। तो ये 4 5 5 0 की एक कैरी चला गया, दैट इज 5 5 4 40 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो देखिए एक तरीका हुआ। एक तरीका यहां पर आप 2 साल का टोटल कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, 2x + x²/100। ये 2 साल का है। अगर 3 साल का होता तो 3 साल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 3x + 3x²/100 + x³/10,000। तो यहां पर अपन 2 साल का लगाएंगे, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे x की वैल्यू बन गई 20%, तो 20 दूनी 40,
20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100 करेंगे तो 4, मतलब 44%। तो जो इंटरेस्ट बना वो 44% बना, और प्रिंसिपल अपन हमेशा 100% मान के चलते हैं, तो 100 प्लस 44 मतलब 144%। और 144% किसका? प्रिंसिपल का, मतलब 3500 का 144%। तो ये 2 जीरो तो आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 35 का 4 बार में 140, 14 कैरी चला गया, फिर 140 प्लस 14 154, 15 कैरी चला गया, 35 प्लस 15 50, 5040। और भी फॉर्मूले होते हैं, और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये 2 बढ़िया तरीके जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2 numbers are in the ratio if the product of their LCM and SCF is इतना, then what are the number? तो देखिए 2 नंबर का रेशियो आपको दे रखा है और LCM और SCF का प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे नंबर रेशियो में है, इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक नंबर हो गया अपने पास 5x और दूसरा नंबर हो गया अपने पास 3x। तो अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF, मतलब LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये तो आपको दे रखा है 1815, तो A हो गया 5x और B हो गया 3x, तो 5 दिए 15, 15x स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 से मेरे हिसाब से कट जाएगा डायरेक्ट ही, 15 एकम 15, 31, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, तो x स्क्वायर आ गया 121, और 121 होता है 11 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि x आ गया आपके पास 11। तो x अगर 11 आ गया और आपसे पूछ रहा है नंबर्स, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो भी नंबर होंगे वैसे 11 का मल्टीपल होंगे। तो ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यही है। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, सीधा है 5x क्या हो गया 11 पंजे 55, और 3x क्या हो गया 11 दिए 33। तो जब सब कुछ ही कर लिया तो फिर मल्टीपल वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल में ज्यादा ही टाइम लगेगा। जब सीधा आप कर सकते हो तो फिर क्यों फालतू मल्टीपल के चक्कर में पड़ना। ए लाइब्रेरी हैज एन average of 780 visitors on Sundays and 360 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is. तो देखिए बोला जा रहा है कि संडे को लगभग 780 विजिटर जो है वो लाइब्रेरी में विजिट करते हैं, और बाकी दिनों पे 360 के करीब करते हैं, मतलब हर दिन 360 इस तरीके से करते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर एक मंथ है जो कि 30 दिन का, जो कि संडे से स्टार्ट होता है, तो उस पूरे महीने में एवरेज क्या रहेगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए संडे से अगर अपना मंथ स्टार्ट हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 चौकू 28, दैट मीन्स कि इसमें 4 हफ्ते तो पूरे हो गए, इसका मतलब 4 संडे तो पूरे हो गए, और 5वां हफ्ता भी स्टार्ट हो जाएगा और अपना हफ्ता संडे से ही स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि जो 29वां दिन होगा वो अपना संडे हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर टोटल कितने संडे आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 5 संडे आ जाएंगे, और इसके अलावा बाकी 25 दिन अपने अलग हो जाएंगे। तो यहां पर हर दिन संडे को 780 विजिटर विजिट करते हैं, तो 5 संडे के हिसाब से कितने हो गए 780 इंटू 5, और बाकी दिनों पे 360 करते हैं, तो बाकी दिनों का अगर मैं देखूंगा टोटल तो 360 इंटू 25 डिवाइड बाय टोटल कितने दिन है, तो टोटल 30 दिन है, डिवाइड बाय 30। तो चलिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं अपन, आसान सा क्वेश्चन है। ये 1 0 तो देखिए सब जगह कैंसिल आउट हो ही जाएगा, और 3 से डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से ये कितनी बार में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 का 6 बार में 18, और 3 का 12 बार में, तो 26 का 5 बार में हो गया 130, और 25 दूनी 50 की 0, 5 कैरी चला गया, दैट मीन्स 30। तो कितना आ गया आपके पास 430, ऑप्शन नंबर सी। The sum of the present ages of A, B, C is 165 years. 20 years ago, the ratio of their ages was इतना. What is the present age of C? तो देखिए यहाँ पे ए बी सी की प्रेजेंट एज का सम आपको दे रखा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको दे रखा है 165 ईयर्स। और फिर बोला जा रहा है कि आज से 22 साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो 3:2:6 था, तो वो सी की प्रेजेंट एज क्या होगी। ये वाला जो सवाल है ये IBSCIO में बहुत बार पूछा गया है, और बार बार बताते बताते मैं खुद थक चुका हूँ। इस वजह से अब से मैं शिफ्ट वाइज नहीं करके चैप्टर वाइज करे करूंगा, ताकि एक क्वेश्चन एक ही बार करना पड़े, फालतू बार बार सेम क्वेश्चन को करने में कोई फायदा नहीं बनता। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे अगर मैं आज से 22 साल पहले की एज उनकी मानूं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x में वेरिएबल ले लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि a की हो गई 3x, b की हो गई 2x और c की हो गई 6x। अब ये तो हुई आज से 22 साल पहले की, लेकिन अगर मेरे को आज की बनानी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 22 साल ऐड कर दूंगा, तो ये हो गई अपनी प्रेजेंट एज, और इसका सम अपन को दे रखा है 165। तो यहां पर आप इनका सम ले लीजिए, तो 3 और 2 5 और 6 11x, और 22 का 3 बार में हो गया 66 इक्वल टू 165।
तो ये 11 से 6 बार में, 11 से कितने बार में, 15 बार में। तो x इक्वल टू 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। आपसे c की प्रेजेंट एज पूछ रहा है जो कि आपने 6x प्लस 22 मानी थी। तो 9 का 6 बार में 54 प्लस 22 दैट इज 76। ऑप्शन नंबर बी। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए अलजेब्रा के कन्वर्जन फॉर्मूले पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आपको आते नहीं है तो फिर बहुत ही गलत बात है। आप मान के चलिए कि क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे। अलजेब्रा के कन्वर्जन फॉर्मूले काफी आसान से होते हैं और ज्यादा इनमें टाइम नहीं लगता, आसानी से हो जाते हैं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, ना ही लैंग्वेज दे रखी होती है। बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट करने वाले होते हैं, तो इसलिए इनको ना छोड़े, इनको जरूर करके आए। तो देखिए यहां पर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर इस डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से अपन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पर जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पर भी जा सकता हूं, लेकिन यहां पर मुझे निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स से ही पहुंच सकता हूं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से इस पे नहीं पहुंचा जा सकता। अगर पहुंचेंगे भी तो फिर आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स वहां पे लेने पड़ेंगे। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से सीधा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पर जाएंगे। तो अब डायरेक्ट कैसे जाते हैं, तो देखिए यहां पर सीधा होता है। अगर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पर जाना होता तो यहां पर मैं क्या करता, मैं इसमें प्लस 2 करके स्क्वायर रूट करता, और अगर मेरे को एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पर जाना है तो फिर मैं माइनस 2 करके स्क्वायर रूट करूंगा। तो यहां पर आप माइनस 2 कीजिए, 11 में 2 गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपके पास, दैट इज 3। यही अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स पर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस 2 करके स्क्वायर रूट, 11 प्लस 2 13, दैट मीन्स की स्क्वायर रूट 13। तो अब यहां पर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, अपन को एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पर पहुंचना है, और ये अपने पास क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये आ गया आपके पास, ये इसकी वैल्यू आ गई थी 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 27 प्लस 9 कितना हो गया, 36। ऑप्शन नंबर ए। ए डीलर बाइज 2 आर्टिकल एक्स एंड वाई फॉर रुपीज 4000 ईच, ही मार्क्स बोथ एट द सेम प्राइस, ही सेल्स एक्स वाई गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 63 एंड 34 एंड स्टिल अर्न्स 810 रुपए प्रॉफिट। इफ ही सेल्स वाई एट ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 67%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन वाई। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक डीलर है जो कि एक्स और वाई आर्टिकल को 4-4 हजार रुपए में खरीदता है, फिर दोनों को ये सेम प्राइस पर मार्क करता है, फिर एक्स पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 63% और 34% के, और इसको जो एक्स पर 810 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो पूछा जा रहा है कि अगर वाई पर ये 67% का एक सिंगल डिस्काउंट दे तो फिर वाई पर इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनेगा। तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दोनों की मार्क प्राइस सेम है, तो लेट्स से 100%, दोनों की मार्क प्राइस को मैंने 100% ले लिया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स पर अपन ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 63 और 34 के। तो यहां पर मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट आप दे रहे हैं 63% का, आप चाहे तो परसेंटेज लगा दीजिए या फिर इसको आप 100 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए परसेंटेज ही लगा देते हैं। तो पहला डिस्काउंट दिया 63% का, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 63 दैट इज 37%। फिर दूसरा डिस्काउंट दिया 34% का, तो 100 माइनस 34 दैट इज कितना हो गया आपके पास 66%। अब देखिए ये आपके पास क्या बन गया, अपन जानते हैं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बनती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का एक और तरीका है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहां पर दोनों आइटम की सेम कॉस्ट प्राइस है, एक्स की भी 4000 वाई की भी 4000। तो अगर मेरे को एक्स की सेलिंग प्राइस निकालनी है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 4000, और एक्स पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 810 रुपए का हो रहा है, तो इसकी अपने पास जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आ जाएगी 4810 रुपए। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4810। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, 100% की वैल्यू निकालूंगा, बिकॉज वाई की भी जो मार्क प्राइस है वो 100% है, और फिर वाई पर जब अपन 67% का डिस्काउंट देंगे, तो देखिए 100 पर जब आप 67% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, तो वो आपके पास बन गई 33%। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 33% की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप चलिए यहाँ पे ये 2 जीरो तो मैंने हटा दिए। अब यहाँ पे आप देखिए 33 का डबल होता है 66, तो फिर मैं इसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं करूंगा। आप चाहे तो इसमें से 2 से 33 बार में और 2 से इसको अपन काट देते हैं, 2 4 0 5,
और मेरे हिसाब से 37 से शायद ये चला जाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो 37 का कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 40 का 6 बार में होता है 240, मतलब 6 बार में चला ही जाएगा। और 6 3 18, मतलब 18 कम हो गया, 240 में से 18 अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 222, 240। हाँ ठीक है, मतलब एक तरीके से 18 ही है। 18 का मतलब 185, तो 185 का मतलब कितनी बार में हो गया, 37 का 5 बार में, तो पूरा पूरा चला गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 100 उधर चला गया, तो 33% की वैल्यू हो गई आपके पास 65 इंटू 100 मतलब 6500। दैट मीन्स की जो वाई आर्टिकल है उसकी अपने पास सेलिंग प्राइस बन गई 6500, और यहां पर उसकी भी कॉस्ट प्राइस 4000 है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो मैं बोल सकता हूं 6500 माइनस 4000, दैट मीन्स की 2500 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे, 4000 पे, मल्टीप्लाई 100%। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 जीरो गया, और 250/4 अगर आप करेंगे 4 का 6 बार में 24, 2 बार में, दैट मीन्स 62.5%, ऑप्शन नंबर डी। A bus traveling at 90 km per hour completes a journey in 20 hours. At what speed will it have to cover the same distance in 10 hours? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बस है जो कि 90 की स्पीड से चल रही है और 20 घंटे में अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। अगर उसको जर्नी को 10 घंटे में ही कंप्लीट करना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर अपन ने टाइम को आधा किया है तो अपन को स्पीड को डबल करना पड़ेगा। तो सीधा मैं बोल सकता हूँ 180 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो आप बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों केस में बराबर होएगा, यहां पर टाइम लग रहा है 20 घंटे, स्पीड है 90, और यहां पर टाइम लग रहा है 10 घंटे, स्पीड अपन को निकालनी है। तो ये 10 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 मतलब 180। तो यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वैसे कि अगर टाइम आधा हुआ है तो स्पीड डबल हो जाएगी क्योंकि सेम डिस्टेंस अपन को चाहिए। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इतने आसान सवाल IBSCIO में पूछे गए तो ये एक तरीके से बहुत ही हालत खराब वाली बात है। इतने आसान सवाल उनको नहीं पूछने चाहिए। IBSCIO एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। तो देखिए जब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है और ऑप्शन में अगर आपको 5 दिख रहा है तो फिर कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपन जानते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो गई, और अगर ऑप्शन में 5 है तो फिर बाकी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 से ही होगा ये डिवाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। A man receive 4190 per month as salary. He saves 70% of his salary every month. His monthly expenditure is. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी 4190 रुपए सैलरी के रूप में पाता है और 70% सैलरी जो है वो सेव करता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। टोटल सैलरी को अपन हमेशा 100% मानते हैं, और जो इनकम होती है मतलब सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर सेविंग आपकी है 70% और इनकम अगर आपकी 100% है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ 30%, 100 माइनस 70 दैट इज 30%। तो यहाँ पे एक तरीके से 30% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है कितने का, 4190 की। तो देखिए 2 जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया 400 का 3 बार में 1200, 19 3 57 मतलब 1257, ऑप्शन नंबर ए। A tank has 3 pipes A, B and C. Pipe A and B can fill the tank in 5 hours and 6 hours respectively, while pipe C can empty the entire tank in 12 hours. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक A पाइप है जो कि 5 घंटे में भर देता है, B पाइप है जो कि 6 घंटे में भर देता है, और C पाइप है जो कि 12 घंटे में खाली कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप सबसे पहले इनका LCM तो ले ही लीजिए क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। तो 5, 6 और 12 का LCM लेऊंगा, तो देखिए 6 और 12 का तो 12 हो गया, और 5 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि इन दोनों का मल्टीपल मतलब 12 पंजे 60। तो मैंने टैंक की टोटल कैपेसिटी को मान लिया 60 यूनिट। ए पाइप उसको 5 घंटे में भरेगा, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा 60/5 मतलब 12 लीटर। फिर बी पाइप अगर 6 घंटे में भरेगा तो हर घंटे 10 लीटर, और सी पाइप अगर 12 घंटे में खाली करेगा तो हर घंटे 5 लीटर खाली करेगा। और ये खाली कर रहा है इसलिए मैंने इसकी एफिशिएंसी को विथ माइनस साइन लिया है, बिकॉज ये उल्टा काम कर रहा है। ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली ड्यू टू ए मैकेनिकल शेड्यूल, पाइप सी ऑटोमेटिकली शट्स ऑफ आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट। अब देखिए बोला जा रहा है कि किसी दिन पे तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ मैकेनिकल परेशानी आने की वजह से सी जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाके अपने आप बंद हो जाता है। एग्जैक्टली 713 ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन द फर्स्ट 2 आवर ऑफ ऑपरेशन। आफ्टर दिस पॉइंट पाइप सी इज क्लोज्ड एंड पाइप एंड बी कंटिन्यू अलोन। तो देखिए बोला जा रहा है कि 17/30 जो है मतलब टैंक की जो 17/30 आपके पास जो क्वांटिटी है वो 2 घंटे में भर जाती है, और इस वक्त तक सी भी खुला हुआ था। इसके बाद सी बंद होता है और ए और बी जो है
अकेले काम करते हैं। इफ द पाइप आर ओपन एट 10 AM देन एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। अगर तीनों पाइप को साथ में 10 बजे खोला जाता है तो कितनी बजे टैंक जो है वो फुल हो जाएगा। तो देखिए एक आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 10 + 2 12 तो ऐसी बज गई एक तरीके से। अब यहाँ पर 2 घंटे में जो है वो 17/30 टैंक फुल हुआ। तो अब कितना टैंक रह गया? तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी बोली? 30 यूनिट। दैट मीन्स कि 30 में से 17 भर गया। तो मैं बोल सकता हूं कि 30 - 17 दैट मीन्स कि 13/30 टैंक खाली रह गया। और अपन ने जो टोटल कैपेसिटी मानी थी वो क्या मानी थी? 60 मानी थी। तो 13/30 × 60 इतना टैंक अभी अपने पास खाली है। और अब इस पॉइंट पर सी को अपन ने बंद कर दिया, केवल और केवल ए और बी ही खुले हुए हैं। तो ए और बी हर घंटे कितना पानी डालेंगे? तो 12 + 10 22 दैट मीन्स कि 22 यूनिट पानी डालेंगे। तो ये 30 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो ये आ गया आपके पास 13/11 आवर। क्योंकि यहाँ पे सारा काम अपन कितने इकाई में कर रहे थे? आवर में कर रहे थे। तो यहाँ पर इसको अपन को क्या है? मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 13/11 का मतलब 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया। बाकी आपके पास क्या बच गया? 2/11। तो 2/11 को यहाँ पे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया 1 घंटा प्लस 60 दूनी 120, 120/11 अगर आप करेंगे तो 11 एकम 11 और 10, 10 का मतलब 1 0 आप डाल सकते हैं। तो ये लगभग 1 घंटे 10 मिनट हो गया। तो यहां पर अपन ने जो टैंक को स्टार्ट किया था वो 10 बजे किया था। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद 10 + 2 12 तो ऐसी बज गई थी। फिर उसमें 1 घंटा और दैट मीन्स कि 1 PM और फिर 10 मिनट और। तो देखते हैं कि 1:10 PM। तो यहां पर 1:10 तो आपके पास नहीं है, तो उसको फिर आप अप्रोक्सीमेटली 1:11 बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 10 और 11 के बीच में अपना आंसर आएगा। अगर आप इसको करेंगे तो 120/11 जो है वो कितना होगा? 10 और 11 के बीच में होगा। तो उस हिसाब से 1:11। यहाँ पर 1:12 भी आपके पास है, लेकिन 1:12 नहीं पहुंचेगा बिकॉज 1:11 पे ही आपका रह जाएगा। ठीक है, चलिए। ए ट्रेडर bought 65 plates for ₹65. Out of these 21 plates were broken during transport. He sold the rest at 4.9 each. Determine his profit. देखिए बोला जा रहा है कि एक ट्रेडर है जिसने 65 रुपए में 65 प्लेटें खरीदी, लेकिन इसमें से 21 प्लेटें ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट गई थी और बाकी बची हुई प्लेटों को उसने 4.9 रुपए के हिसाब से बेचा। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 65 रुपए। और अगर मैं एक प्लेट का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा? तो मैं बोल सकता हूं कि 65 रुपए में 65 प्लेटें खरीदी, मतलब 1 रुपए आपका आ गया एक प्लेट का कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितनी प्लेट का मिलेगा? जो प्लेटें बेची, 21 प्लेटें टूट गई तो उनको तो बेचा ही नहीं। दैट मीन्स कि 65 में से 21 गया, मतलब कि उसने 44 प्लेटें ही बेची। तो जो अपन को सेलिंग प्राइस मिलेगा वो 44 प्लेटों का ही मिलेगा। और एक प्लेट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 4.9। तो 44 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 44 × 4.9। तो ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 44 × 4.9 आपको करना है। 44 का 4 बार में तो हो गया 176 और 44 का 9 बार में कितना हो जाएगा? तो 9 चौको 36 की 6, 3 कैरी चला गया, दैट मीन्स 396। दैट मीन्स ये आ गया 39.6 और वो आ रहा था आपके 176। तो ये आ जाएगा 0.6, 9 से 15 की 5, एक कैरी चला गया, तो 17 और 4 21 माइनस 65। तो 0.6, 5 में 5 गया 0 और 21 में 6 गया 15। दैट मीन्स कि 150.6 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट है। अब देखिए ये तो एक तरीका हुआ। यहां पर अपन क्या करते हैं, चाहते तो जो 21 प्लेट टूटने के बाद जो 44 प्लेटें बच गई उनमें कितना प्रॉफिट हुआ उसको अलग से निकाल सकते थे अपन। जैसे यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर एक प्लेट का कॉस्ट प्राइस में देखूं तो 1 रुपए है, जिसको मैंने 4.9 में बेचा। दैट मीन्स कि एक प्लेट पर मुझे 3.9 रुपए का फायदा है और टोटल मैंने 44 प्लेटें बेची, तो 44 × 3.9 ये हो गया मेरा प्रॉफिट। लेकिन क्या ये मेरा सही आंसर है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपने एक चीज मिसिंग कर दी, एक चीज मिस कर दी, और वो ये है कि इन 21 प्लेटों के टूटने पर जो नुकसान हुआ वो अपन को इस प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। देखिए भले ये 21 प्लेटें मैंने आगे नहीं बेची, इसका मतलब क्या ये 21 प्लेटें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मैंने खरीदी थी। एक प्लेट की कीमत 1 रुपए थी, दैट मीन्स कि 21 प्लेट की कीमत 21 रुपए हो गई। वो 21 रुपए मेरे बर्बाद हो गए, तो उनको मैं कहां से निकालूंगा? प्रॉफिट से निकालूंगा ना भैया, अपनी जेब से थोड़ी दूंगा। दैट मीन्स कि इसमें से मुझे 21 घटाना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो भी आपके पास 150.6 ही आंसर आएगा। इवेल्यूट दिस,
तो चलिए ये आपके पास रखा है 6.373 बार माइनस 4.265 बार। यहां पर लास्ट में एक डिजिट के ऊपर बार होने का मतलब है कि ये वाली जो डिजिट है वो आपकी रिपीट होगी। इस तरीके के नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, देखिए ये नंबर जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, और इनमें 1, 2 या 3 कितनी भी डिजिट रिपीट हो सकती है। जितनी डिजिट के ऊपर बार दे रखा है उतनी डिजिट यहां पे रिपीट होती है। तो इन नंबर्स को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जो कि रेशनल नंबर का ही पार्ट है, बिकॉज इनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए, क्यों लिखे हुए, क्योंकि आप इनको लिख सकते हो तभी लिखे हुए। अगर ये इरेशनल नंबर होते तो फिर इनको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते थे, और फिर लिख नहीं सकते थे तो फिर ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं थे, इसको सोल्व करना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसको सोल्व करना पॉसिबल है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे अगर ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है अपने पास, इनमें से जो भी इंटीजर है आपके पास उसको आप सबसे पहले अलग कर लीजिए। तो ये 6 को मैं अलग कर लेता हूं, इसको मैं लिख लिया 6 प्लस 0.373 बार माइनस, फिर ये -4 और माइनस 0.265 बार। अब आप देखिए ये 6 तो आपका अलग रह गया, इसको हटा दीजिए। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने का आसान सा तरीका होता है, ये जो नंबर आपके पास दे रखा है डिसिमल के बाद इसको एज इट इज लिखिए 373। इसमें से जिन जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किस किस डिजिट के ऊपर नहीं है, 37 के ऊपर नहीं है तो इनको सब्ट्रैक्ट करा, डिवाइड बाय कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9, और कितनी के बार ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0। ये इनका डायरेक्ट तरीका होता है। सेम तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 265 माइनस 26 डिवाइड बाय 900। तो ये 6 में 4 गया तो 2, ये तो प्लस साइन और ये माइनस साइन। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे देखिए मैं बोल सकता हूं कि डिवाइड में तो 900 आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता, या तो सी होगा या डी होगा, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा अपन को। तो यहां पर अपन देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, या तो इस करते हैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस में 900 373 माइनस 37 माइनस 265, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा तो प्लस 26। तो ये आपके पास कितना गया 373 में 265 घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, 6 में 6 गया 0, नेट मीन्स की 10, और ये आ जाएगा आपके पास 7 और 4 11 माइनस 11 बटा 900। 108 में से 11 गया तो मैं बोल सकता हूँ कितना गया 97, और 900 इंटू 2 1800, 1897 बटा 900, ऑप्शन नंबर डी। फैक्टराइज दिस, चलिए इसको फैक्टर बनाते हैं इसके। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपने पास बीच में प्लस साइन है, ये किस तरीके का आपको फॉर्म दिख रहा है, तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, जो कि खुलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक अपने पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको अपन खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीच में जो ए बी है उसके साथ प्लस साइन है, अगर प्लस साइन है दैट मीन्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दैट मीन्स कि बीच में माइनस साइन नहीं आ सकता, तो बी भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए, तो अपन को तो चेक करना ही पड़ेगा एक तरीके से, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा चीजें, जैसे अगर मैं बात करूँ 361, तो 361 क्या होता है 19 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स कि मैं इसको 19a का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 19a आना चाहिए, जो कि कौन से ऑप्शन में अपने पास, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आंसर हो जाएगा। 16b हो गया अपने पास 4b का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहां पे अपन क्या करते हैं 2ab लिखते हैं, तो उसके लिए 2 अलग करते हैं, तो यहां पे मैंने 2 अलग कर लिया, इसमें 2 अलग करूंगा मैं इसमें तो 76 बनेगा, और 19 का 4 बार में 76 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 19a इंटू 4b। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं ये 19a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 19a इंटू 4b, तो ये क्या बन गया आपके पास 19a प्लस 4b का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, फिर समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया IBSA की जो सीरीज है वो बहुत जल्दी आने वाली है, और इस बार आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा अलग अलग पेपर का, क्योंकि मैं पूरा एक में ही डालने वाला हूं, तो एक बार में ही सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे।
और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसमें अच्छे भी होंगे और सिंपल भी होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि वो टॉप 50 या टॉप 60 वाली सीरीज जैसी ही है, नहीं, वो वैसी नहीं है। उसमें सारे क्वेश्चन है, बस जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैंने एक बार लिया है। जैसे कोई क्वेश्चन 10 बार है तो उसको मैंने एक ही बार लिया है, लेकिन क्वेश्चन उसमें सारे हैं। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।